कहानियाँ जो मुस्कान ला दे। नदी की ओर। जब हम जागे तो बारिश हो रही थी। पहाड़ों पर घना कुआसा छाया हुआ था। हमने बाहर निकलने का वक्त आगे बढ़ा दिया और छत से गिरे एक कद्दू से बरामदे में फुटबॉल खेलने लगे। दोपहर में बारिश रुक गई और बादलों से सूरज झांकने लगा। कोहरा छटने के बाद हमें बर्फीली पर्वतमाला, नदाकोट की ऊंची चोटियां और आकाश में भीतर जाता त्रिशूल दिखाई देने लगा। कमल ने कहा, यहाँ की बात ही अलग है। मुझे लगता है कि मैं अलग ही व्यक्ति हूँ। मैंने कहा, ऊंचाई पर ऐसा ही होता है। हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, सिर हल्का होता जाता है। कमल ने कहा, अनिल का सिर तो पहले से ही हल्का है। मुझे लगता है कि यह ऊंचाई उसके लिए कुछ भी नहीं। अनिल ने कहा, अगर तुम लोगों को हंसी ठिठोली ही करना है तो मैं विष्णु के साथ चला जाऊंगा और तुम्हें खुद ही रास्ता खोजना होगा। विष्णु ने हम में से हर एक पर खींचे निपोरी, यह दिखाने के लिए कि वह किसी की तरफदारी नहीं कर रहा। हम उबले अंडों का नाश्ता कर अगले बंगले की ओर सफर पर चल दिए। बारिश में जमीन फिसलन भरी हो गई थी और जल्द ही हम टखनों तक कीचड़ में थे। हमारा अगला बंगला एक संकरी घाटी में तेज बहती पिंडारी नदी के किनारे पर था। यह नदी पहाड़ों से होती हुई मुड़ जाती थी। हमें पक्का पता नहीं था कि कितनी दूर जाना है, लेकिन कोई भी जल्दी में नहीं दिखाई देता था। अचानक मैंने दूसरों से पहले निकलकर पहुंचने का फैसला किया। मैं नदी पर उनका इंतजार करना चाहता था। रास्ता एकदम नीचा हो गया, फिर ऊंचा उठ गया और एक बड़े पहाड़ से गोल घूम गया। मुझे रास्ते में एक लकड़हारा मिला। मैंने उससे पूछा कि नदी कितनी दूर है। वह एक ठिगना और हट्टा कट्टा आदमी था। उसके हाथों पर गठाने थी और चेहरा सीजा हुआ था। उसने कहा, 7 मील। क्या तुम अकेले हो? नहीं, और साथी भी आ रहे हैं, लेकिन मैं उनका इंतजार नहीं कर सकता। अगर वे तुम्हें मिले तो कह देना कि मैं नदी पर उनका इंतजार करूंगा। रास्ता अब एकदम सीधा नीचे उतर गया। मुझे थोड़ा सा मुड़ना पड़ा। यह गोल चक्करदार रास्ता था। पहाड़ियां घने पड़नांगों से ढकी हुई थी। पेड़ों पर अदृश्य पक्षी जोर से गा रहे थे। मैं जल्द ही घाटी के अंदर चला गया और रास्ता एकदम सीधा हो गया। दूसरी तरफ से एक लड़की आ रही थी। उसके पास एक लंबा घुमावदार छुरा था, जिससे वह घास और चारा काटती थी। वह नाक और कान में बाली पहने थी और उसके हाथ भारी चूड़ियों से ढके थे। जब वह हाथ हिलाती थी तो चूड़ियों से संगीत बजता था। ऐसा लगता था कि उसके हाथ खुद अपनी भाषा बोल रहे हो। संभवतः वह लड़की कभी नदी के पास नहीं गई थी या किसी और नदी की बात कर रही थी, क्योंकि उसने बिना झिझक जवाब दिया, 20 मील। मैं हंसा और रास्ते पर नीचे उतर गया। अचानक एक तोता चिचियाता हुआ मेरे सिर के ऊपर से उड़ गया। उसका रंग हरा और नीला था। वह उसी रास्ते पर उड़ा और मैं उसकी नीची उड़ान के पीछे चलता रहा। इसके बाद रास्ता ऊपर उठ गया और वह पक्षी पेड़ों में गुम हो गया। पहाड़ी से पानी की एक धार नीचे बह रही थी। मैं पानी पीने के लिए रुक गया। पानी ठंडा और खारा तथा बहुत ताजगी देने वाला था। मैं करीब 1 घंटा अकेला पैदल चल चुका था। मैंने अपने सामने एक लड़के को देखा जो रास्ते के किनारे कुछ बकरियों को ले जा रहा था। उस तक पहुंचकर मैंने पूछा, नदी कितनी दूर है? लड़के ने कहा, अरे बहुत दूर नहीं, बस अगली पहाड़ी के पास। मैं भूखा था। मैंने अपनी जेब से सूखी ब्रेड निकाली और उसके 2 टुकड़े कर एक टुकड़ा लड़के को दिया। हम घास से ढकी पहाड़ी पर बैठकर चुपचाप ब्रेड खाने लगे। फिर हम बतियाते हुए साथ साथ चल पड़े। मुझे अपने पैरों की थकान और कितना चल चुका इसका ध्यान ही नहीं रहा, लेकिन
कुछ देर बाद लड़का एक दूसरे रास्ते पर चला गया और मैं फिर अकेला रह गया। मुझे उस ग्रामीण लड़के का जाना अखर गया। मैंने रास्ते के इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। अनिल, कमल या विष्णु का कोई अता पता नहीं था। नदी भी दिखाई नहीं दे रही थी। मेरा दिल बैठने लगा, लेकिन मैं वापस नहीं जा सकता था। दूसरों से पहले नदी पर पहुंचने का मेरा इरादा पक्का था। मैं कीचड़ भरे रास्ते पर चलता गया, सीढ़ीदार खेतों और पत्थर के छोटे घरों को पीछे छोड़ते हुए मैं वहां पहुंचा जहां थे सिर्फ जंगल, सूरज और खामोशी। वहां की खामोशी गंभीर और कुछ डरा देने वाली थी। यह कमरे या सुनी गली की खामोशी से अलग थी। वहां कोई हलचल नहीं थी, सिर्फ मेरे पैरों के नीचे की घास मुड़ रही थी और देवदार के पेड़ों पर एक बाज ऊंचा उड़ रहा था। इसके बाद मैं जैसे ही एक तीखा मोड़ मुड़ा, वैसे ही खामोशी टूट गई। घाटी के नीचे नदी मैदान में जाने की अधीरता में उछलती चली जा रही थी। मैं दौड़ने लगा, फिसला और लड़खड़ाया, लेकिन दौड़ता रहा। पानी नीला और सफेद तथा बहुत अद्भुत था। जब अनिल, कमल और विष्णु आए, तब हम सबने इस छोटी नदी में नहाने का बहादुरी भरा फैसला किया। उतरती दोपहर का सूरज अब भी गर्म था, लेकिन यह साफ और आकर्षक पानी बर्फ की तरह ठंडा साबित हुआ। सिर्फ 20 किलोमीटर दूर धारा के प्रवाह के विपरीत दिशा से यह नदी एक हिमनद से छोटी सी धारा के रूप में निकली है। यह तेजी से पहाड़ी ढलानें उतरती हुई सूरज को अपने पानी में उतरने का मौका नहीं देती, लेकिन नहाने का हमारा इरादा पक्का था। हम 2 दिन की थका देने वाली यात्रा में चढ़ी धूल और पसीने को धो डालना चाहते थे। हम उथले पानी में भयभीत शिशुओं की तरह एक दूसरे पर पानी उछालते और हर डुबकी के बाद हाँफते रहे। विष्णु पहाड़ी झरनों से हम लोगों की तुलना में ज्यादा अभ्यस्त था। वह ऊद बिलाव पकड़ने के प्रयास में उस पार चला गया, लेकिन पर्याप्त तेजी से नहीं जा पाया। इसके बाद हम लचीली घास पर आ गए। वहां हम गर्मी के लिए आपस में कुश्ती लड़ने लगे। बंगला नदी पर एक कगार पर बना था और वहां पहाड़ी से तेजी से नीचे आते पानी की आवाज हमेशा सुनाई देती थी। जिन पक्षियों की आवाजों के हम अभ्यस्त हो गए थे, वे पानी की आवाज में खो गई। लेकिन पक्षी दिखाई देते थे, रंग बिरंगे, गहरे हरे जंगली पत्तों की पृष्ठभूमि में, अलग, बहुत ही सुंदर। लाल मुकुट वाला काग, पैराडाइज फ्लाई कैचर, पर्पल व्हिस्लिंग थ्रस और अनेक अन्य पक्षी जिन्हें हम नहीं पहचानते थे। ऊपर पहाड़ पर कुछ सीढ़ीदार जमीन पर जहां जई तथा जौ उगी थी, झोंपड़ियों का एक छोटा समूह था। चौकीदार ने हमें बताया कि यह हिमनद के मार्ग पर आखिरी गांव है। वास्तव में यह भारत का आखिरी गांव था, क्योंकि हिमनद के कठिन दर्रों को पार कर तिब्बत आ जाता। हमने चौकीदार से कहा कि हम हिमनद तक पहुंचकर पूरी तरह संतुष्ट हो जाएंगे। तभी अनिल हिम मानव का उल्लेख करने की गलती कर बैठा, जिसके बारे में हम अखबारों में पढ़ते आ रहे थे। नेपाल के लोग हिम मानव की मौजूदगी में विश्वास करते हैं और हमारा चौकीदार नेपाली था। उसने हमसे कहा, हाँ, मैंने येती को देखा है। वह एक बहुत जबरा और चपटे पैरों वाला जीव है। ठंड के दिनों में जब भारी बर्फबारी होती है, वह रात में बंगले के पास से गुजरता है। मैंने दूसरे दिन उसके पांव के निशान देखे हैं। मैंने चिंतित होकर पूछा, क्या वह गर्मियों में इस रास्ते आता है? हम विष्णु द्वारा लगाए गए एक अलाव के सामने बैठकर मावे के साथ चाय पी रहे थे। हम चौकीदार द्वारा अपनी टीन की पेटी से निकाली गई काली चिपचिपी मिठाई खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। उस बुड्ढे ने कहा, येती गर्मियों में यहाँ नहीं आता, लेकिन मैंने कभी कभी लीदिनी को देखा है। तुम्हें उससे सावधान रहना होगा। कमल ने पूछा, लीदिनी क्या होती है? चौकीदार ने रहस्यमय आवाज में कहा,
आह, तुमने बेशक हिममानव के बारे में सुना है, लेकिन लिदिनी दोनों में ज्यादा खतरनाक है। अनिल ने पूछा, वह कैसी दिखती है? हम सबने जवाब सुनने के लिए अपने कान खड़े कर लिए। उसकी ऊंचाई येती के बराबर ही है, सीधे खड़े होने पर 7 फीट। उसके बाल काफी लंबे हैं। उसके दांत और नाखून बहुत बड़े हैं। उसके पांव भीतर की ओर मुड़े हैं, लेकिन वह बहुत तेज भाग सकती है, खासकर पहाड़ी ढलान पर। अगर तुम्हें कोई लिदिनी दिख जाए और वह तुम्हारा पीछा करे, तो हमेशा पहाड़ पर ऊंचाई की तरफ भागना। वह अपने पैरों के कारण जल्दी थक जाती है, लेकिन पहाड़ी से नीचे उतरते हुए उसे जरा भी परेशानी नहीं होती। उससे बचने के लिए तुम्हें बहुत तेज भागना होगा। अनिल ने घबराहट भरी हंसी के साथ कहा, हम बहुत अच्छा दौड़ते हैं, लेकिन यह सिर्फ एक परी कथा है। मुझे इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। मैंने लंदन में पीटर पैन के प्रदर्शन को याद करते हुए कहा, लेकिन तुम्हें परियों की कहानियों पर विश्वास करना चाहिए। उसमें परियों पर विश्वास करने वाले दर्शकों से टिंकर बेल का जीवन बचाने के लिए ताली बजाने को कहा गया था। मैंने कहा, यह सही नहीं भी हो तो भी यह बात तय है कि टिंकर बेल और हिम मानव में जमीन आसमान का अंतर था। अनिल ने कहा, मैं नहीं मानता कि कोई हिम मानव या हिम महिला है। चौकीदार को बहुत बुरा लगा। उसने हमें सगप्पा और सगपानी के बारे में कुछ भी बताने को मना कर दिया, लेकिन विष्णु को उनके बारे में पता था। बाद में जब हम बिस्तर में थे, तब उसने कहा कि वे हिम मानव का सबसे बड़ा शौक है सोने का। कोई उन्हें जगाए तो वे बहुत चिढ़कर खूंखार हो जाते हैं। फिर वे आपको पहाड़ के ऊपर चढ़ने का मौका नहीं देते। सगपा और सगपानी कभी कभी छोटे बच्चों को उठा ले जाते हैं और अपनी गुफा में ले जाकर उनका बहुत ध्यान रखते हैं। उन्हें फल, शहद, चावल और केंचुए खाने को देते हैं। उसने कहा, जब सगपा नहीं देख रहा हो तो आप केंचुए अपने पीछे फेंक सकते हैं। हिमनद। हम लोग जब हिमनद के रास्ते के आखिरी 7 मील चलने के लिए निकले, उस वक्त सुबह की सुहानी धूप खिली थी। हमें उम्मीद थी कि यह एक खड़ी चढ़ाई होगी, लेकिन आखिरी डाक बंगला समुद्र तल से 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित था और चढ़ाई धीरे धीरे बढ़ गई। अचानक ऐसी जगह आई जहां कोई पेड़ नहीं था। जब बंगला आंखों से ओझल हुआ, तब पेड़ों और झाड़ियों की जगह छोटी घास और छोटे नीले और गुलाबी पहाड़ी फूलों ने ले ली। अब बर्फीली चोटियां पास ही थी, मानो हमें हर तरफ से बुला रही हो। हम जलप्रपातों से होकर गुजरे, जो सैकड़ों फीट नीचे ढलवा पहाड़ियों के फलकों से टकराकर गर्जना करते हुए छोटी सी नदी में गिरते थे। एक बड़ा सुनहरा गरुड़ कुछ वक्त तक हमारे ऊपर मंडराता रहा। कमल ने कहा, मुझे फिर कुछ अलग महसूस हो रहा है। मैंने कहा, अब हम बहुत ऊंचाई पर आ गए हैं। मुझे उम्मीद है कि हमें सिरदर्द नहीं होगा। अनिल ने कहा, मुझे तो पहले ही होने लगा है। थोड़ी चाय पी लेनी चाहिए। हम इस उम्मीद में खाना पकाने के बर्तन बंगले में ही छोड़ आए थे कि रात को वापस आ जाएंगे। हम अपने साथ सिर्फ कुछ बिस्कुट, चॉकलेट और थर्मस में चाय ले गए थे। हमने चाय पी। विष्णु ने झपट झपट कर घास भरी ढलानों में जंगली स्ट्रॉबेरी समेट ली। वे छोटी छोटी स्ट्रॉबेरी बहुत मीठी थी, लेकिन उनसे हमारी भूख नहीं मिटी। दूर दूर तक किसी बसाहट या मानव जीवन का कोई निशान नहीं था। ऊंचाई पर सिर्फ गुराल जमे कदमों से चलने वाली पहाड़ी बकरियां दिखाई दे रही थी। कहीं कहीं हिम तेंदुआ या कोई रीछ दिख जाता था। हमने एक छोटी गुफा खोज निकाली। इसके बाद एक मोड़ मुड़कर हम अचानक हिमनद के पास आ गई। पहाड़ की जगह अब सामने एक बड़ा बर्फीला क्षेत्र था, जो 2 चोटियों के बीच स्थित था। वह सिर्फ देवताओं के रहने का स्थान ही हो सकता था। कमल ने मेरा हाथ पकड़कर हिम्मत दिलाते हुए उसे कसकर दबाया। शायद उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि जो कुछ दिखाई दे रहा है वह सही है।
अनिल का मुंह खुला रह गया। विष्णु की आंखें उत्साह से चमक रही थी। हम फिसलन भरी सतह पर एक दूसरे को सहारा देते हुए बर्फ पर सावधानी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन हम बहुत दूर तक नहीं जा सके क्योंकि इतनी ऊंचाई पर चढ़ने के लिए हमारे पास उपयुक्त साधन नहीं थे। यह सोचकर अच्छा लग रहा था कि अपने शहर में सिर्फ हम लड़के ही इतनी ऊंचाई तक चढ़ पाए हैं। बर्फ में से कुछ काली चट्टानें बाहर निकली दिखाई दे रही थी। हम उन पर बैठकर चारों तरफ बिखरी सुंदरता को निहारने लगे। बर्फ के बीच से सूर्य अपने तपन से साथ सामने आया और हम आश्चर्यजनक रूप से गर्मी महसूस करने लगे। अचानक अनिल ने कहा, हमें धूप स्नान करना चाहिए। मैंने कहा, बिल्कुल ठीक। कुछ ही मिनटों में हम लोग अपने कपड़े उतारकर पहाड़ियों पर बैठकर धूप का आनंद लेने लगे। अपने शरीर पर सूर्य की किरणों को रेंगते हुए महसूस करने में काफी मजा आ रहा था। आधा घंटे में ही पोस्ट बॉक्स की तरह लाल हो गया। विष्णु का भी यही हाल था। हम दोनों ने निश्चय किया कि सूरज की तपन हमारी पीठ की त्वचा को झुलसा दे, इसके पहले ही कपड़े पहन लिए जाएं। सूरज की तपन को सहन करने में कमल और अनिल ज्यादा मजबूत साबित हुए और हमारी हालत देखकर हंस पड़ी। विष्णु और मैंने बदला लेने के लिए मुट्ठियों में बर्फ भरकर उनकी पीठ पर रगड़ दी। उन्होंने झटपट कपड़े पहन लिए। अनिल तो मदारी की बंदर की तरह उछलने लगा। इस बीच हमें पता ही नहीं चला और बादलों ने कुछ चोटियों को ढक दिया। पहाड़ी ढलानों पर सफेद कुहासा छा गया। अब बंगले पर लौटने का वक्त हो गया था। अंधेरा होने से पहले पहुंचना किसी भी हाल में मुश्किल था। हम थोड़ी ही दूर चले थे कि पहाड़ों की चोटियों पर बिजली चमकने लगी और बादलों की तेज गड़गड़ाहट शुरू हो गई। अनिल चिल्लाया, चलो भागो, हम गुफा में छुप सकते हैं। बादल फट पड़े और अचानक बारिश की तेज बूंदें हमारे चेहरों पर चोट करने लगी क्योंकि इनमें बर्फीली हवा घुली थी। आधे घंटे से होकर हम पूरी ताकत से फिसलन भरे रास्ते पर ठोकर खाते, भीगते और बेदम होते हुए उस छोटी सी गुफा तक पहुंचे। किस्मत से गुफा सूखी थी और उसमें ज्यादा अंधेरा नहीं था। हम गुफा के द्वार पर खड़े होकर सामने तेज बारिश को देखते रहे। हवा साएं साएं करती नीचे गहरे खड्डे में जा रही थी। कमल ने कहा, इसे रुकने में कुछ वक्त लग जाएगा। विष्णु ने कहा, नहीं, यह जल्दी चली जाएगी। ये तूफान तेज लेकिन कम समय के होते हैं। अनिल ने अपनी जेब से चाकू निकाला और वक्त गुजारने के लिए हम चाकू से गुफा की नरम चट्टान पर अपने नाम उकेरने लगे। कमल ने कहा, बड़े होकर हम फिर यहाँ आएंगे, तब शायद ये नाम हमें यहीं दिखेंगे। बारिश रुकने तक अंधेरा हो चुका था। पूरे चांद की रोशनी में हमें रास्ता पाने में मदद मिल रही थी। हम धीरे धीरे संभलकर चलने लगे। बारिश से मिट्टी ढीली हो गई थी, जिसके कारण पत्थर लुढ़क कर नीचे आने लगे। मुझे डर था कि कहीं भूस्खलन शुरू न हो जाए। अनिल ने उग्र होकर कहा, उम्मीद करता हूं कि हमें लिदिनी नहीं मिलेगी। मैंने कहा, मैं समझता था कि तुम्हें उसके होने पर विश्वास नहीं है। अनिल ने कहा, नहीं है, लेकिन अगर मैं गलत हुआ तो। हमें सिर्फ एक पहाड़ी बकरी गुराल दिखाई दी जो एक खड़ी चट्टान के शिखर पर बैठी थी। आकाश की पृष्ठभूमि में उसका छायाचित्र दिखाई दे रहा था। इसके बाद रास्ता गायब हो गया। अगर चांद की उजली रोशनी नहीं होती तो हम लोग सीधे एक शून्य में चले जाते। बारिश के कारण भूस्खलन हो गया था। जिस जगह एक संकरा रास्ता था वहां सिर्फ एक शिथिल फिसलन भरी स्लेट जैसी मिट्टी की परत वाली ढलान थी। विष्णु ने कहा, हमें वापस जाना होगा। इस अंधेरे में पार करने की कोशिश करना बहुत खतरनाक है। मैंने सुझाव दिया, हम गुफा में सोएंगे। अनिल ने कहा, हमारे पास सोने के लिए कुछ नहीं है, एक कंबल भी नहीं है, न खाने को कुछ है। कमल ने कहा, हमें किसी तरह सुबह तक तो सब सहना पड़ेगा। अपनी गर्दन तुड़वाने से तो यही अच्छा होगा। हम गुफा में वापस चले गए, जहां कम से कम सूखापन तो था। विष्णु के पास माचिस थी। उसने पहले आए लोगों द्वारा छोड़ी गई कुछ सूखी लकड़ियों को इकट्ठा कर आग जगा ली।
हमने ब्रेड का बचा कुचा टुकड़ा मिल बांट कर खा लिया। रात में हम में से किसी को भी जरा भी नींद नहीं आई। हम दिलासा देते एक दूसरे से सटे पड़े रहे। गुफा के बाहर सुनाई देने वाला हर शोर हमें लेपर्ड और रीछों और यहाँ तक कि हिम मानव की आवाज लगता। आकाश में सुबह की पहली किरण फूटने के साथ ही हम उठ बैठे। बर्फीली चोटियां चटक गुलाबी रंग लिए थी, लेकिन हम इतने थके हुए, भूखे और चिंतित थे कि सूर्योदय की खूबसूरती देखने को किसको पड़ी थी। हम भूस्खलन की तरफ चल पड़े और फिर उस पार जाने का रास्ता तलाशने लगे। कमल ने ढीली पड़ी कंकरियों पर कुछ कदम बढ़ाए, लेकिन वे तत्काल जमीन में धंस गई। हमने उसकी बाह और कंधे पकड़कर उसे 100 फीट नीचे गड्ढे में गिरने से बचाया। मैंने पूछा, अब हम क्या करेंगे? विष्णु ने कहा, किसी दूसरे रास्ते की तलाश। परंतु क्या तुम्हें कोई दूसरा रास्ता मालूम है? हम सबने इस उम्मीद में विष्णु की तरफ देखा कि वह इस समस्या का समाधान कर देगा। विष्णु ने कहा, मैंने एक रास्ते के बारे में सुना है, लेकिन उस पर कभी गया नहीं हूँ। मुझे लगता है कि यह थोड़ा खतरनाक होगा। इस रास्ते का कई वर्षों से उपयोग नहीं हुआ। जब से व्यापारियों ने तिब्बत से आना बंद कर दिया, तब से। अनिल ने कहा, कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे। विष्णु ने कहा, पहले हमें हिमनद को पार करना होगा, यही मुख्य समस्या है। हमने चुपचाप एक दूसरे की तरफ देखा। हिमनद को पार करना कठिन नहीं लग रहा था, लेकिन हमें पता था कि अनाड़ियों के लिए यह काम आसान नहीं होगा। 2 फर्लांग तक कठोर और फिसलन भरी बर्फ थी। अनिल ने सबसे पहले निर्णय लिया। उसने कहा, आगे बढ़ो, हमारे पास फालतू समय नहीं है। हम शीघ्र ही हिमनद पर पहुंच गए। उस पर हम काफी समय तक रहे। हर 2 कदम के बाद हम 1 कदम पीछे फिसल जाते थे। हमारी गति धीमी और अस्थिर थी। कभी कभी बर्फ की किसी खड़ी ढलान पार कर कई गज आगे बढ़ने पर हम में से कोई फिसल जाता और हम लोग उसकी मदद के लिए रुक रुक कर फिसलते हुए नीचे जाते। एक खतरनाक स्थान पर मेरे हाथ से वाटर बोतल फिसल गई और उसे पकड़ने की कोशिश में जमीन से मेरी पकड़ छूट गई। मैं जमीन पर जा पड़ा और बर्फीली ढलान पर करीब 20 फीट नीचे फिसल गया। कमल ने मेरे हाथ में अपना रुमाल बांधा और अनिल ने वाटर बोतल संभाली जिसमें हमने बर्फ भर ली थी। मैं जब भी फिसलने लगता तो विष्णु की टांग पकड़ लेता और दूसरे के पीछे किसी तरह चलने लगता। दोपहर हो चली थी। जब हमारे पांव घास पर पड़े तब तक हमें कसकर भूख लगाई थी। अभी तो विष्णु द्वारा बताए गए रास्ते पर पहुंचने के लिए जड़ों और घास को पकड़ते हुए हमें एक और खड़ी चढ़ाई चढ़नी थी। यह रास्ता बकरी की राह से कुछ ही अधिक चौड़ा था, लेकिन इस पर चलकर हम पर्वत से घूमकर ऐसी जगह पहुंच गए जहां से डाक बंगला दिखाई पड़ने लगा था। कमल ने कहा, मैं पूरा चिकन खा सकता हूँ। विष्णु ने कहा, मैं हिम मानव को खा सकता हूँ। किस्मत से चौकीदार ने हमारी भूख का पहले से ही अंदाजा लगा लिया था। देर दोपहर में जब हम लड़खड़ाते हुए बंगले पहुंचे तो खाना हमारा इंतजार कर रहा था। बेशक चिकन नहीं था, लेकिन हम इस कदर भूखे थे कि प्याज तक हमें बहुत स्वादिष्ट लगा। सफलतापूर्वक लौटने के लिए हमने विष्णु को धन्यवाद दिया। वह हिमालय पुत्र बहुत कुशलता और आत्मविश्वास के साथ हमें पर्वत और हिमनद से होते हुए यहाँ ले आया था। हम कापकोट वापस जाने को तैयार हुए। हमने सरयू नदी में मछली पकड़ी। फिर हम यहाँ का रास्ता बताने वाले गांव के लड़कों के साथ नहाए। हमने स्ट्रॉबेरी और फर्न तथा जंगली फूल इकट्ठा किए और विष्णु से विदा ली। अनिल विष्णु को हमारे साथ ले चलना चाहता था, लेकिन उसके माता पिता ने उसे नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि शहर में रहने लायक अभी उसकी उम्र नहीं है, लेकिन हमारा मानना था कि विष्णु शहर के लड़कों को बहुत कुछ सिखा सकता था। कमल ने कहा, कोई बात नहीं, अगले साल हम फिर आएंगे, तब विष्णु को अपने साथ ले जाएंगे। हम पत्र लिखकर तुम्हें अपनी योजना बता देंगे। इस वादे से विष्णु खुश हो गया और हमें बस अड्डे तक छोड़ने आया। आखिर तक वह हमारा बिस्तरबंद कंधे पर उठाकर लाया। फिर वह एक पर्णांग पेड़ की डाल पर चढ़ा, जहां से वह हमें जाते हुए ज्यादा अच्छे से देख सकता था।
जब हमारी बस ने कापकोट से मोड़ काटा तो हमने देखा था कि वह पेड़ पर से हमारी तरफ हाथ हिला रहा था। पहाड़ियां पीछे छूट गई और सामने मैदानी इलाका फैला हुआ था। कहानी पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।